तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कक्षा एटॉम में। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश की जो किरण होती है वो एक माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम प्रकाश के पथ को जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करवाते हैं, प्रकाश की किरण को जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो उसका पथ सरल रेखा में ना हो करके उस दिशा से थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इस घटना को साइंस की भाषा में कहते हैं अपवर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में ना जा करके वो उस डायरेक्शन से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इस घटना को या इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब जैसा कि अपवर्तन की डेफिनेशन में आया है माध्यम, तो फ्रेंड्स हम पहले क्या करेंगे, उस माध्यम को समझ लेंगे कि माध्यम होता क्या है। माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम। जैसे कि जो माध्यम होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला है विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में कहेंगे रेयर मीडियम और सघन माध्यम को हम कह देते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब विरल माध्यम किसे कहेंगे और सघन माध्यम किसे कहेंगे, तो ये डिपेंड करता है प्रकाश की चाल पर। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा है उसे हम निर्वात माध्यम कहेंगे, और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश के वेग में परिवर्तन आकर के प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाती है तो हम उस दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष। जैसे कि हवा है या कोई गैस है तो इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी वो कांच, पानी, तेल में प्रकाश की चाल से ज़्यादा होगी। किसमें, हवा और गैस में। तो हवा और गैस को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, और कांच, पानी या तेल को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम में कहेंगे। तो विरल और सघन माध्यम को डिफाइन करने के लिए दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें कणों के मध्य का जो गैप है, उनके बीच का जो स्थान है, अगर वो ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम उसको विरल माध्यम कहते हैं, और यदि वो गैप कम है तो हम उसे सघन माध्यम कहेंगे। मतलब जो पदार्थ के कण हैं वो बिल्कुल पास पास रहेंगे तो उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। इसके अलावा हम इसको घनत्व से भी समझ सकते हैं। जिस पदार्थ का घनत्व कम है उसे हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिस पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा है उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। जैसे कि वापस हम उदाहरण देखें कांच, और इधर हम कोई उदाहरण ले लिए जैसे कि एयर, हवा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, जैसे हम अपवर्तन के नियमों को या अपवर्तन के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 माध्यमों में प्रकाश की चाल को लिखा हुआ है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल को निर्वात में, जल में और कांच में हमें याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, फिर जल में थोड़ा कम होता है, और कांच में प्रकाश का वेग और कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो प्रकाश का वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम एक अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी ऐसे माध्यम में गति कर रहे हो या कोई ऐसे माध्यम में चल रहे हो जहाँ पर हवा है, मतलब आप हवा में चल रहे हो, तो आप जिस स्पीड से हवा में चल रहे हो अचानक से उसी स्पीड से पानी में चलने लग जाओ तो क्या होगा, सोचो। तो क्या होगा, आपकी जो गति है जो पहले हवा में थी वो पानी में उतनी ना रह करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से प्रकाश के साथ भी होता है। उसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। या तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा
या फिर प्रकाश का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रकाश का वेग बढ़ना या कम होना यही अपवर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार हमने डेफिनेशन में देखा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसकी दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, या दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो इसकी पहली कंडीशन को हम देखते हैं। तो देखो, मान लो कि ये जो ऊपर वाला जो ये माध्यम है, ये माध्यम हमने हवा ले ली यानी कि विरल माध्यम ले लिया, और नीचे ये जो दूसरा माध्यम है जो डॉट डॉट से दर्शाया हुआ है इसको सघन माध्यम यानी कि कांच ले लिया। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम यानी कि हवा से सघन माध्यम मतलब कांच में प्रवेश करेगी तो यह अपने पथ से, इसको जाने में तो इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित होकर जो ये अभिलंब है इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आने वाली किरण है इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और ये वाला जो बिंदु कहलाता है ये अपना आपतन बिंदु कहलाता है। और जब प्रकाश की किरण यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपवर्तित किरण। जैसा कि हमने परावर्तन के नियमों में पढ़ा था, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट हम अपवर्तन के नियमों में भी समझेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है वो कोण होता है इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और अपवर्तन रेखा या अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो होगा अपवर्तन कोण, और उसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस पहली कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपतन कोण है यह कोण इस अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि अपवर्तन के बाद ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अभिलंब और अपवर्तित रेखा के बीच में जो कोण है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, आपतन कोण की। इसके अलावा हम दूसरी कंडीशन के बारे में देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें पहला माध्यम क्या लिया है हमने, सघन माध्यम लिया है, और दूसरा माध्यम क्या लिया है, विरल माध्यम लिया है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आएगी तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से हम हवा में चलते चलते पानी में चलने लगे, मतलब विरल से सघन माध्यम में गए, तो माध्यम का घनत्व बढ़ने पर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वेग कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही माध्यम सघन होगा हमारा वेग कम हो जाएगा, उसी तरीके से प्रकाश की किरण का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी सघन माध्यम में यहाँ पर प्रकाश का वेग कम है, और जैसे ही ये विरल माध्यम यानी कि हवा में बाहर निकलेगी तो इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि ये अभिलंब की तरफ ना झुक करके अभिलंब से दूर भागती है, और इस वजह से जो इसका ये अपवर्तित कोण होता है आर, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण जो आर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसकी अपेक्षा, इसके आपतन कोण की अपेक्षा। तो इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों को एक साथ एक कांच की स्लेब के माध्यम से समझेंगे, जिसका प्रैक्टिकल जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको करने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो आपको आयताकार प्लेट दिख रही है यह क्या है, कांच की स्लेब है, जिसको आपने देखा होगा। ठीक है, या इसको आप चित्र में देख सकते हो, ऐसी होती है कांच की स्लेब। इस कांच की स्लेब को अगर मैं इसे बोर्ड पे रख दूं और इधर से कोई प्रकाश की किरण इस कांच की स्लेब में प्रवेश करती है तो इसकी पहली कंडीशन के मुताबिक क्या होगा कि आपतित किरण निर्वात यानी कि हवा से माध्यम एक से दूसरे माध्यम मतलब कि कांच सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल से सघन में माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो क्या हो रहा है देखो, जब आपतित प्रकाश की किरण
पहले माध्यम में है तो उसकी दिशा कैसी है, सरल रेखा में, लेकिन जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सरल रेखा में ना हो करके अभिलंब की ओर झुक जाती है और वो इस दिशा में चलती हुई आगे बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, जिसकी जो दूसरी कंडीशन है जिसमें अपने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक वही कंडीशन यहाँ पर देखो आप कि ये तो अपना सघन माध्यम है कांच। जब प्रकाश की किरण इसके अंदर है तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जैसे ही ये हवा में बाहर निकलेगी, मतलब दूसरे माध्यम में बाहर निकलेगी, तो ये अभिलंब से कैसे दूर हटेगी, क्योंकि इसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये इस डायरेक्शन में अपवर्तित हो जाएगी। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्रकाश के अपवर्तन में दो कंडीशन समझ लिए, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी होता है, या तो हम उसे तीसरी कंडीशन कहें या हम उसे एक स्पेशल केस कह सकते हैं। होता क्या है, अभी तक हमने दोनों कंडीशन में जो आपतित प्रकाश की किरण ली थी वो तिरछी आपतित प्रकाश की किरण थी, मतलब वह कुछ एंगल बनाते हुए आपतित हो रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, आप सोचो, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी आपतित ना होकर अभिलंब के समांतर या लंबवत आपतित हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण जैसे ये अभिलंब में ठीक इसी के संपाती, इसी के समांतर आपतित हो, इस तरीके से आपतित हो, तो वह दूसरे माध्यम में अपवर्तन के बाद में किस दिशा में ट्रेवल करेगी, वह दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी। और इस केस में हमें प्रकाश का अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि आपतित कोण जो होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ पर तो आपतित किरण और अभिलंब एक दूसरे के समपाती है, तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा, आई का मान जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, 0 डिग्री होगा। ठीक इसी तरीके से अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित कोण होता है वो अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनता था, लेकिन यहाँ पर तो अभिलंब और अपवर्तित किरण कैसी है, समपाती है। तो इस कंडीशन में जो अपवर्तन कोण होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, R = 0। मतलब ये स्पेशल केस है जिसमें आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का मान कैसा होगा, समान होगा, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस तीसरी कंडीशन को भूलना नहीं है, इसे ध्यान में रखना है। यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को थोड़ा सा समझ पाए होंगे और इसकी डेफिनेशन को भी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर आधारित ऐसी घटनाएं जो अपने दैनिक जीवन में घटित होती है जिसे हमने देखा तो है लेकिन अभी तक उस पर इतना गौर नहीं किया, तो इस नियम को पढ़ने के बाद में या प्रकाश के अपवर्तन को जानने के बाद में आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैं पहली घटना के बारे में बात करता हूँ, तो जब हम रात में तारों को देखते हैं, जब साफ आकाश में हम तारों को देखते हैं तो वो तारे, कुछ तारे तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते और कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या है कि उस तारे से जो प्रकाश की किरण हमारी आंखों में पड़ती है, वह प्रकाश की किरण हमारी आंखों में पड़ने से पहले बहुत सारी वायु की परतों और गैसों की परतों से होकर के
ट्रेवल करके हमारी आंखों तक आती है और उस कारण से वहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है और हमें वो तारे की जो चमक है वो कम ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है और हमें प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इसके आगे हम दूसरा उदाहरण लेकर के देखते हैं। आपने देखा होगा जब पानी से भरा कोई टब है या कोई बर्तन है जिसमें कोई सिक्का रखा हुआ है तो हमें वो सिक्का उस तल की वास्तविक गहराई में ना दिख करके उस तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह घटना भी अपवर्तन के ऊपर आधारित होती है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल। जब पानी में, इसको हम एक प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये कोई पानी से भरा हुआ गिलास है, ठीक है, तो जब हम इस पेंसिल को ऐसे देखते हैं तो ये हमें सीधी दिखाई देती है, लेकिन जब मैं इसको इस पानी में डालने के बाद देखता हूँ तो ये कैसी दिखाई देती है, चलो डाल कर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पानी के बाहर पेंसिल हमें सीधी दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस सतह से ये पानी में एंटर कर रही है वहाँ से हमें ये थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रयोग में समझ में नहीं आया हो तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे एक और प्रयोग करके देखते हैं जिससे आपको प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझने में थोड़ी और आसानी होगी। इसको आप एक मैजिक ट्रिक की तरह भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आपको यहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहे होंगे दो, अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, अभी इसकी डायरेक्शन है राइट साइड में, मतलब ये राइट साइड को बता रहे हैं। अब इन दो एरो को जब हम पानी से भरे हुए कांच के पारदर्शी गिलास में से होकर के देखते हैं तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखेगी। शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, आप देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अपने डेली जीवन में घर पर प्रैक्टिकल करके भी समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी ये जो सिक्का है, अभी इसका जो साइज है वो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस सिक्के को इस पानी के गिलास के अंदर डुबोता हूं और फिर आप इस सिक्के को देखना इसके साइज में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रकाश, ये जो सिक्का है इसका आकार पानी के अंदर बढ़ गया है और जैसे मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो फिर छोटा हो गया और फिर वापस अंदर डालता हूँ तो फिर बड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं ये हमें पहले नॉर्मली लगती थी, लेकिन अब इस घटना को, साइंस में इस नियम को समझने के बाद में अब आप इसका कारण बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, अपवर्तन पर आधारित हम एक और उदाहरण समझते हैं। आपने बहुत सी बार नोटिस किया होगा कि जब हम सूर्य की तरफ डायरेक्ट सीधी आंखों से देखते हैं तो हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे हम सूर्य को आसानी से टकटकी लगा करके देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में फ्रेंड्स होता क्या है, जो उस टाइम पे हमें थोड़ी देर के लिए जो सूर्य दिखाई देता है ना, वो वास्तविक सूर्य नहीं होता है, उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह जब शाम को सूर्यास्त होता है तो उस टाइम पे भी हम जब सूर्य को देखते हैं तो हम उसे बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं। वहाँ पर भी क्या होता है फ्रेंड्स, वास्तव में वो सूर्य क्षैतिज से या क्षितिज से नीचे जा चुका होता है और उसका आभासी प्रतिबिंब हमें वो ऊपर उठा हुआ रहता है और उसका आभासी प्रतिबिंब ही दिखता है, हमें वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अच्छे से समझ गए होंगे।
अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम पदार्थ के अपवर्तनांक को भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।